Hello. Is there any problem of video or audio quality? Then please let me know. Otherwise, I'm going to start the class. Okay. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। तो अभी अपन ने क्या किया, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने फील्ड इक्वेशंस डिराइव की थी। किसके लिए? फॉर टीएम मोड, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। और वो फील्ड इक्वेशंस अपन डिराइव कर चुके थे। अब आगे अपन क्या करेंगे भैया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। जैसे अपन ने पहले टीई मोड के लिए फील्ड इक्वेशंस डिराइव की और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की। सेम चीज आज हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, टीएम मोड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मान लो एग्जाम में आपके कैरेक्टरिस्टिक ही आ गया, तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास फील्ड इक्वेशन नहीं है। तो डायरेक्ट किस तरीके से लिखते हैं ये मैंने आपको लिखना सिखाया था और आज फिर से लिखना सिखा रहा हूं। तो देखो फील्ड इक्वेशंस फॉर टीएम एमएन मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो अपन डिराइव तो कर चुके थे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो टीएम मोड है, टीएम मोड है, इसका मतलब भैया एच जेड जीरो है। पहली इक्वेशन तो यही है। और एच जेड जीरो है तो नॉन जीरो कौन किसको होना पड़ेगा, ई जेड को नॉन जीरो होना पड़ेगा। और बस आपको ई जेड याद रखना है। ई जेड अपन ने कैसे निकाला था, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से जो सॉल्यूशन था उसके अंदर अपन ने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो ई जेड इक्वल्स टू ई नोट जेड साइन एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी फील्ड इसी से आ जाएंगे। क्लियर है? तो देखो, क्योंकि अब इसमें एम और एन अगर मैं जीरो लेता हूं तो ई जेड जीरो हो जाएगा और एच जेड ऑलरेडी जीरो है, तो फिर एनर्जी कैरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए टीएम मोड के लिए टीएम 10 और टीएम 01 मोड आर प्रोहिबिटेड, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। क्या है याद रखना है आपको, नोट TM10 और TM01 मोड आर नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्ट स्टार्ट कहां से होगा, ये एम और एन डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो फील्ड कैसे लिखते हैं। आपको ई जेड दिया गया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई एक्स। तो जो फील्ड दिया गया है, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लिखना, और पहले मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है तो पहले मैग्नेटिक के लिखना। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ये ई जेड है, इसका एक्स चाहिए ना, एक्स कंपोनेंट चाहिए ना, तो इसका आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो यहां से जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ई नोट जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये टर्म का डेरिवेटिव होगा, तो साइन बन जाएगा कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए। लेकिन जब एम पाई एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव में करूंगा तो यहां पे कितना जाएगा, एम पाई अपॉन ए। बाकी टर्म्स एज इट इज, साइन एन पाई वाई अपॉन बी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन 2। अब देखो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब क्योंकि ई एक्स है तो इस पूरी टर्म को क्या लिख देता हूं मैं, ई नॉट एक्स लिख देता हूं। तो ई एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई नॉट एक्स कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी। देखो डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए, जैसे फील्ड इक्वेशंस की बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, आप बार बार तो डिराइव कर नहीं सकते, या तो आप इनको रट लो याद कर लो, या फिर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से लिखना सीख लो, है ना। चॉइस इज योर्स। ई एक्स हो गया, अब आपको क्या निकालना है, ई वाई निकालना है, ई वाई। तो ई वाई में देखो जेड का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में, तो ई नॉट जेड एज इट इज। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, तो ये एन पाई अपॉन बी बाहर आएगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं एन पाई अपॉन बी और साइन
एम पाई एक्स अपॉन ए और कॉस एन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। और अब ये जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नोट वाई लिख सकता हूँ। तो यहां से ई वाई इक्वल्स टू आ गया ई नोट वाई साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी और ये जेड। अब देखो आपको करना क्या है, एच एक्स और एच वाई चाहिए तो इसमें उल्टा होगा। अब अगर आपको एच एक्स चाहिए तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, और एच वाई चाहिए तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। मतलब आपको एच एक्स चाहिए तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, और एच वाई चाहिए तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। या तो आप ऐसे याद रख लो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ई वाई है वो एच एक्स के बराबर आता है, बस कांस्टेंट का फर्क होता है, और जो ई एक्स है वो एच वाई के बराबर आता है। तो मतलब ये टर्म जो है, ये आगे की सारी टर्म ये एच वाई में भी होगी, बस ये अलग रहेगा तो उसको एच नॉट वाई लिख देंगे। सेम एच एक्स में ई वाई के सारी जो वेरिएबल टर्म्स हैं ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे आएंगी। तो आपकी चॉइस आप किस तरीके से याद रखते हो। जो फील्ड होना चाहिए उसके कंपोनेंट तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव से आएंगे, यानी कि ई एक्स कैसे आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव से, ई वाई कैसे आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव से। और जो नहीं दिया गया है, यानी कि जो अननोन था, जो शुरुआत में जीरो था, उसके जो कंपोनेंट है वो उल्टा होंगे, एक्स किसके डेरिवेटिव से आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में, और वाई किससे आएगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन से, सॉरी डिफरेंशिएशन से। तो देखो, तो मैं लिख रहा हूं अब एच एक्स, तो एच एक्स मतलब इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एन पाई अपॉन बी बाहर आएगा। तो ये हो गया ई नोट जेड एन पाई अपॉन बी साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो इसको लिख सकता हूं मैं एच एक्स इक्वल्स टू एच नोट एक्स साइन एम पाई एक्स अपॉन ए cos n pi y अपॉन b एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ठीक है, ऐसे ही अब एच वाई देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं, एच नॉट वाई किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली टर्म cos बन जाएगी। तो cos m पाई x अपॉन a साइन n पाई y अपॉन b एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो 1 2 3, this is 4, this is 5 and this is 6. So these 6 equations are field equations. These 6 equations are field equations. तो ये आपको लिखने का तरीका हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीएम मोड। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं ना। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए केस क्या हो जाता है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू के सी स्क्वायर, यही होता है। के सी स्क्वायर कितना होता है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर। के सी स्क्वायर का मतलब है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और के एक्स कितना होता है, एम पाई अपॉन ए, देखो ये कोफिशिएंट, और के वाई कितना होता है, एन पाई अपॉन बी। ये ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके थे जब अपन ने टी मोड स्टार्ट किया था उस टाइम। तो यहां से अपन वो वैल्यू रख देंगे और इजीली अपन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओमेगा सी स्क्वायर पे आ जाएंगे। मतलब मैं यहां लिख दूं ओमेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन एम पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का स्क्वायर। ये ओमेगा सी स्क्वायर आ गया है, क्लियर है। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो।
भाई मुझे तो जो है लेक्चर शो कर रहा है, मैंने खुद को भी ऐड किया हुआ है। ओके रजत, अभी क्लियर है ना? अभी आवाज़ वगैरह सब आ रहा है ना? दिख रहा है ना सब कुछ अभी? हाँ अपलोड कर देंगे भैया, आज जो है जितने भी लेक्चर है ना पुराने सारे अपलोड कर देंगे आज। चलें, तो देखो ये क्या किया है मैंने आज, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया। जो फील्ड इक्वेशंस थी अपन ने डिराइव कर ली थी, उनको लिखना सिखाया है। और जो मैंने क्लास में और सिखाया था, आपका हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी ये फील्ड इक्वेशन अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है डिराइव कर ली थी। तो अब बताओ आगे चलना है या एक बार दोबारा से मैं इनको रिपीट करूँ? और वैसे ये रिकॉर्डेड में रहेगा तो आप बाद में भी देख सकते हो। आगे चलें क्या भाई? हाँ देखो कई बार अगर क्लास नहीं आए ना तो क्या होता है, कई बार जब मैं लिंक ऐड करता हूँ उससे पहले अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते तो फिर आपको बाद में भी नहीं दिखाता है। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या किया करो, रिफ्रेश कर लिया करो एक बार एप्लीकेशन को ना, फिर आपको दिखा देगा वो। देखो, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। तो ये आ गया 1/√, म्यू एप्सिलॉन एम पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ओमेगा सी की बात करूंगा तो ये 1/√म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ से अगर मैं पाई भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये पाई बाहर आ जाएगा, और एम अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। तो ये समझ में आया क्या? अंदर पाई स्क्वायर था, अब क्योंकि मैं अंडर रूट ले रहा हूँ तो बाहर कितना आएगा? पाई ही आएगा, है ना? हाँ, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 2 पाई इंटू एफ सी लिख सकता हूँ। तो एफ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 म्यू एप्सिलॉन एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी स्क्वायर एंड 1/2। ठीक है, ठीक है। अब वो कहे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड। तो डोमिनेंट मोड मैंने क्या बताया था? सबसे लोएस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है? सबसे लोएस्ट पॉसिबल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही क्या होती है? डोमिनेंट मोड होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डोमिनेंट मोड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अपन कैसे कर निकाल सकते हैं? सबसे छोटा कैसे आ सकता है? एम और एन की सबसे छोटी वैल्यू में, तो एम और एन का सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1, क्योंकि उससे छोटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें TM10 या TM01 मोड पॉसिबल नहीं है। सो TM11 मोड इज डोमिनेंट मोड। तो भैया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड ऊपर लिख देता हूं मैं, 1/2 म्यू एप्सिलॉन 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। तो ये क्या आ गया? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई डोमिनेंट मोड के लिए, और इसका डोमिनेंट मोड कितना होगा? TM11 होगा। याद करो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या था? रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TE10 मोड था अगर a ग्रेटर देन है b से, और TE
01 मोड डोमिनेंट हो जाएगा अगर ए लेस देन है बी से। अगर याद नहीं है तो मैंने आपको याद दिला दिया है, बाकी यहाँ पे नहीं लिखना है ये। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी आ गई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद अपन बात करते हैं फेज फैक्टर की। किसकी बात करते हैं? फेज फैक्टर की। तो फेज फैक्टर यानी कि बीटा जी कितना होता है? अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, और के सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा सी स्क्वायर के। म्यू एप्सिलॉन कॉमन ले लोगे तो बाहर अंडर रूट के बाहर अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और ऐसा करते हैं अपन ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये लो 1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड पावर 1/2। ये क्या आ गया आपका? बीटा जी। आगे चलेंगे। अच्छा, अब अगर आपको इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिनोट करना है तो आपको पता है ओमेगा सी एन के 2 पाई एफ सी, और ओमेगा मतलब 2 पाई एफ। तो आई कैन राइट 2 पाई एफ सी का स्क्वायर अपॉन 2 पाई एफ का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा फेज फैक्टर का, बीटा जी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी आप 2 पाई एफ लिख सकते हो, 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये क्या आ गया आपका? फेज फैक्टर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में कौन आ जाएगा? फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी ऑफ वेवगाइड इन वेवगाइड। टीएम मोड के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना? देखो, तो जनरली अपन फेज वेलोसिटी को वीपी से डिनोट करते हैं, लेकिन वेव गाइड की बात करें इसलिए यहाँ पे जी डिनोट किया जाता है वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो ये कितना होता है? ओमेगा अपॉन के, और के यहाँ पे कौन है? वेव वेक्टर कौन है? बीटा जी। तो ओमेगा अपॉन बीटा जी। तो ये भैया ओमेगा, और बीटा जी कहाँ है आपका? बीटा जी ये रहा, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो ये हो जाएगा वी जी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूं वी फेज, या फिर वी पी और इसके आगे ई एम वेव लगा दो। या चलो वीपी रहने दे, तो साइड में लिख देंगे कि वीपी क्या है ना? 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर और पावर 1/। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वीपी क्या है? वीपी क्या होती है? ईएम वेव की वेलोसिटी किसी मीडियम के अंदर। अगर यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता, देखो ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल, तब तो ये सी बन जाता, लेकिन कोई मीडियम है इसीलिए क्या बनेगा? किसी मीडियम के अंदर वेलोसिटी बनेगी ये। तो वीपी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक, यानी कि कोई मीडियम। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब मान लो अगर वो कह दे, आपको एग्जामिनर ये कह दे कि भैया आप ये मान लो कि वेवगाइड के अंदर क्या है? वेवगाइड के अंदर वैक्यूम है, यानी कि आपने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं लिया है। तो उस केस के अंदर म्यू एप्सिलॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में। और ये वीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी में। ध्यान रहेगी नहीं है मेरी बात? तो ये आ गई भैया आपकी फेज वेलोसिटी एंड वेवगाइड। ये फेज वेलोसिटी नॉर्मल मीडियम के अंदर होगी, किसी भी मीडियम में, लेकिन जैसे उस वेव को आप एक रेक्टेंगुलर डब्बे में बंद कर दोगे जो कि कंडक्टर से बना हुआ है, यही तो होता है आपका वेवगाइड, तो उसकी जो फेज वेलोसिटी है वो ये बन जाएगी। ये पहले कितनी थी फ्री स्पेस के अंदर? अगर अपन बात करें तो ये, जैसे ही आपने उसको एक डब्बे में बंद करके भेजा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी जी हो गई। जी से कंफ्यूज नहीं होना है, या जी किसको बता रहा है? गाइड को बता रहा है कि गाइड वेव गाइड के अंदर, ना कि ग्रुप वेलोसिटी को बता रहा है ना। जनरली इस चीज से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रुप वेलोसिटी नहीं है ये, है ना? चलिए, ये हो गया। उसके बाद अपन आगे चलेंगे, गाइड वेवलेंथ निकालेंगे और इम्पिडेंस निकालेंगे। एक बार ये नोट कर लीजिए जल्दी से।
कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे चलते हैं ना। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? और क्लियर दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे लिखा हुआ? चलो भाई चलें फिर आगे, चलें आगे। चलो भाई, देखो अब अपन बात करते हैं किसकी? गाइड वेवलेंथ की। गाइड वेवलेंथ, तो देखो वेवलेंथ क्या होती है? 2 पाई अपॉन के, यही होता है ना फॉर्मूला। लेकिन के यानी कि वेव वेक्टर की जगह यहाँ पे कौन आपका? बीटा जी। तो 2 पाई अपॉन बीटा जी, तो ये भैया आपका बीटा जी रहा। तो यहां से मैं इसको 2 पाई, अच्छा, और अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और ओमेगा को 2 पाई एफ लिख लेता हूं, 1 - एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वीपी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 1/(1 - एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट पावर 1/2। अब ये बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? रिलेशन आपने देखा होगा, वेलोसिटी क्या होती है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये वेलोसिटी कौन सी होती है? फेज वेलोसिटी होती है हमेशा। तो वीपी अपॉन एफ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। तो लैम्डा जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 1 - एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। इसका क्या मतलब है? ये वेवलेंथ कौन सा है? जब आप जिस सिग्नल को भेज रहे हो उसका, यानी कि ड्राइविंग वेवलेंथ कह सकते हो आप इसको, है ना। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था, जो सिग्नल भेज रहे हो उसका वेवलेंथ है। लेकिन जैसे उसने किसके अंदर एंट्री मारी? वेव गाइड के अंदर एंट्री मारी, तो जो गाइड वेवलेंथ है वो ये बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो गया गाइड वेवलेंथ। अब लास्ट अपन बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस मैंने आपको बताया हुआ है, जेड इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन एच वाई, या फिर ई वाई अपॉन एच एक्स भी ले सकते हो। अब ये देखो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो अपन एम्पलीट्यूड लेते हैं उनको एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं, लेकिन आपकी जो रियल फील्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कराओगे तो इनकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगी आपके पास, और इसकी वैल्यू है फिलहाल बीटा जी अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हो? जहां अपन ने फील्ड इक्वेशन डिराइव की थी वहां पे देखना ई एक्स और एच वाई में एक रिलेशन मिलेगा आपको, और उस रिलेशन से आप ये रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जेड इक्वल टू हो गया बीटा जी अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। बीटा जी आपके पास ये रहा, एप्सिलॉन ओमेगा की वैल्यू रखनी है, और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा भैया इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं अपन जेड से। देखो तो जेड हो जाएगा बीटा जी, यानी कि ये रहा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा
1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ओमेगा। तो ये ओमेगा सी ओमेगा कैंसल। ऊपर एप्सिलॉन की पावर कितनी है, हाफ, और नीचे फुल। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हो। और ये हो गया 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर पावर 1/2। अब ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, इम्पिडेंस ऑफ ईएम वेव। तो इसको लिखा जाता है कितना, नीटा 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर पावर 1/2। ये क्या है, ईएम वेव की इम्पिडेंस है फ्री स्पेस के अंदर। कहां पे, फ्री स्पेस के अंदर। नीटा क्या है, इम्पिडेंस ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस। जो नीटा है बेसिकली मैंने अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर लिखा है। फ्री स्पेस के लिए आप इसको म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख सकते हो। तो इन दोनों का रेशियो होता है नीटा, ठीक है। तो ये हो गया z। आपको अगर ध्यान हो तो ये टीएम मोड के लिए है। टी मोड में क्या था, ये वैल्यू नीचे थी, डिनोमिनेटर में थी, है ना, तो ये फर्क था वहां पे। बाकी सारी चीजें सेम आई हैं, लेकिन इम्पिडेंस क्या है, अलग आया है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं टीएम मोड के लिए। अब अपन आगे चलेंगे, तो यहां तक नोट कर लो और जैसे ही हो जाए मुझे बता दो। तो कई बार तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक इम्पिडेंस इक्वल्स टू नीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ जाता है। मतलब जो 1-2 नंबर का जो साथ में सेक्शन में देते हैं ना क्वेश्चन, पार्ट बना के, उसके अंदर। चलो भाई आगे चलते हैं ना। देखो, तो क्वेश्चन क्या जाता है, प्रूव दैट ZTE ZTM इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ जेड टी ई एम। हालांकि अभी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड आपको बताया नहीं है, लेकिन जब बताएंगे तब उतना ही आएगा, तो मैं अभी एक साथ ही लिखवा देता हूँ। ये वैल्यू आती है नीटा, और नीटा क्या है यहाँ पे, इम्पिडेंस इन फ्री स्पेस। तो देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, एज वी नो दैट जेड टी ई कितना था, नीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर, और जेड टी एम अभी आपने निकाला है, कितना आया है, नीटा 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर होल पावर 1/2. So if I multiply ZTM and ZTE, what I get? Eta square. ठीक है? So this is basically, you can write it like this. You can write it like this. Okay? तो अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, E ZTM, ये हो जाएगा नीटा के बराबर। अब ये जो चीज है, ये जेड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, यानी कि ई जेड भी जीरो और एच जेड भी जीरो, ये मोड अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में पॉसिबल नहीं है, सर्कुलर में पॉसिबल है, तो आगे आएगा तब बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना इसका जो वैल्यू है वो इतनी ही आएगी, है ना, अभी के लिए आप याद कर लो, बाकी इसकी नीटा के बराबर ही आएगी। ठीक है, काफी सिंपल सा है ये। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैविंग dimensions 10 क्रॉस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड, किस किस के अंदर, सबसे पहला टीई मोड और दूसरा टीएम मोड, दोनों केस के डोमिनेंट मोड में आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन की बात अगर अपन करें तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 अपॉन, देखो ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होता है यहाँ पे, तो ये लो, अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2, तो m अपॉन ए का स्क्वायर प्लस n अपॉन बी का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अब डोमिनेंट मोड की बात कर रहा है, तो मैं टीई में अगर डोमिनेंट की बात करूं तो कौन होगा, 10 है 01, देखो बड़ा कौन है ए क्रॉस बी, हमेशा तो पहला देगा वो ए देगा, ये याद कर लो, ये जो पहला होता है वो हमेशा विड्थ होगी, दूसरा हाइट होगी, तो ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन है बी से, इसका मतलब टीई 10 मोड इज डोमिनेंट, टीई 10 मोड डोमिनेंट है, इसका मतलब एफ सी कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 ए का स्क्वायर और होल पावर 1/2, क्योंकि n तो 0 है, तो अब अपने को कुछ नहीं करना, ये वैल्यू एज इट इज रखना, और 1/a आपको दिया गया है तो आप इजीली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लोगे, तो मैं खुद कर दूंगा, लेकिन आप एक बार ही नोट कर लो और उसके बाद मैं सोल्व कर दूंगा ना, सिंपल मैथमेटिक्स है।
चलो भैया आगे चलते हैं ना। देखो तो एफ सी इक्वल्स टू 1/√μ एप्सिलॉन। अच्छा अगर मैं फ्री स्पेस मान लूँ, अगर मैं फ्री स्पेस मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन बेसिकली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, और 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट सी के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा c/2 इंटू 1 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2, मतलब 1/a, और a कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू बेसिकली, ऊपर जाएगा तो 10c/2 यानी कि 5 × 3 × 10⁻8 हर्ट्ज। ठीक है, तो 15 × 10⁻8 हर्ट्ज, या फिर आप कह सकते हो 1.5 गीगा हर्ट्ज। ये आ गया भाई डोमिनेंट मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसके लिए, टीई मोड के लिए। अगर मैं टीएम मोड की बात करूं तो फॉर टीएम मोड डोमिनेंट केस क्या होगा, डोमिनेंट केस m =n=1 होगा, क्योंकि इसमें जीरो पॉसिबल नहीं है। तो यही जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है यही कितनी हो जाएगी, देखो भाई, इसको तो c/2 लिख देता हूं डायरेक्ट, इस वैल्यू को तो, और यहाँ पे इस बार क्या आएगा, m कितना है 1, तो 1/a का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻1 का स्क्वायर प्लस 1/5 × 10⁻⁻1 या -2। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो यहाँ पे 10 × 10⁻2 करने से अच्छा 10⁻1 कर दूंगा, और ये वैल्यू, तो ये हो गया c/2। 10⁻1 का मतलब 10⁻2 मतलब 10 स्क्वायर प्लस 10⁻2 मतलब 10 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 25 एंड होल पावर 1/2। समझ में आ रहा है ना ये, बट 10 की पावर -2 -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये ऊपर गया तो 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये c/2 ये हो गया 100 प्लस, अच्छा इसको मैं 100 लिख दूं और इंटू 100 ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया 4। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 100 कॉमन लेता हूँ और अंडर रूट है तो बाहर आएगा, तो कितना आएगा 10 बाहर आएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 1 + 4 का अंडर रूट यानी कि √5। तो सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, देखो 10c/2, बस √5 से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 इंटू √5 गीगा हर्ट्ज। √5 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से लिख सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, तो देखो ये किसके लिए आ गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके लिए आ गई, जब टीएम मोड में अपन डोमिनेंट मोड की बात करें तो लोएस्ट कब पॉसिबल हुआ, टी मोड में पॉसिबल हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे 1001 पॉसिबल है, जबकि टीएम मोड में 1001 पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई दोनों चीज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे सर्कुलर वेव गाइड की। किसकी बात करेंगे, सर्कुलर वेव गाइड की। तो जल्दी से नोट कर लो और उसके बाद अपन सर्कुलर वेव गाइड के ऊपर चलते हैं।
ये जो कटा हुआ है ये है बेसिकली c इंटू 10 डिवाइड में 2 है और इंटू में अंडर रूट 5 आ जाएगा, है ना। 1.5 इंटू अंडर रूट 5 गीगाहर्ट्ज ये आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब अपन नेक्स्ट पे चलेंगे सर्कुलर वेवगाइड के ऊपर। चलो चलते हैं ना भाई। तो अब नेक्स्ट आता है अपना सर्कुलर वेवगाइड। और क्लास अब रेगुलर होगी, ठीक है ना। बाकी नोटिफिकेशन चला ही जाएगा क्लास क्लास का। सिलिंड्रिकल, या फिर इसको कई बार सर्कुलर भी मिल सकता है आपको, सर्कुलर वेवगाइड, है ना। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन जिसकी शेप है वो सिलेंडर की जैसी होती है। तो सिलिंड्रिकल या फिर सर्कुलर वेवगाइड एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होता है ये बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह होगा, ठीक है। यानी कि एक होलो मेटेलिक ट्यूब हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड सर्कुलर वेवगाइड व्हिच कैन ट्रांसमिट द एनर्जी और पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो क्या कह सकता हूं मैं, डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं इसकी, अ होलो मेटेलिक ट्यूब having circular cross section which guide or transmit the energy or power from one point to another is called सर्कुलर वेवगाइड, ठीक है, CWG शॉर्ट में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, दिस इज ट्यूबुलर होलो कंडक्टिंग शेप गाइड, ठीक है। ये कंडक्टिंग होगा, होलो होगा, ट्यूबुलर मतलब जैसे ट्यूब होती है उसके टाइप का होगा। तो समथिंग लाइक दिस आई एम मेकिंग ए डायग्राम। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गई। तो देखो यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। तो एंड्स क्या होंगे, ओपन होंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो भैया ये जो हाइट है ये जेड कोऑर्डिनेट को बता रही है, कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ मैं इसको समझाने के लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये किसको बता रहा है, हाइट को बता रहा है ना, हाइट को, जेड एक्सिस को। अब इसके अंदर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो है, तो उसमें कोऑर्डिनेट जो दिए जाएंगे किसी भी पॉइंट के, वो किससे दिए जाएंगे, रो फाई या जेड से। अपन रो की जगह आर थीटा फाई लेंगे, यहाँ पे आर फाई जेड लेंगे। तो कौन सी चीज क्या है ये बता देता हूं मैं। आर क्या होता है, जेड एक्सिस से किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये है आर, ठीक है, समझ गए।
अब इसका जो प्रोजेक्शन होगा नीचे, जो इसका प्रोजेक्शन होगा, यानी कि इसको थोड़ा सा से शो करते हैं कि आपको थोड़ा नजर आए। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो एंगल बना रहा है ये है फाई, और जो हाइट है वो क्या है, जेड। तो जो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो क्या है, फाई। और जो इसकी हाइट है एक्स वाई प्लेन से कितनी हाइट है वो क्या होता है, जेड। तो यहाँ पे आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, फाई क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। तो जनरली जब तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ बात करते हैं तो उसको आर की जगह तो एस से डिनोट किया जाता है या फिर फाई से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में आपको फील्ड इक्वेशन वगैरह एस में दी गई है तो आप इसको आर की जगह एस ले लेना। ठीक है, अब आर भी ले सकते हैं एस भी ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे आर क्या है, स्फेरिकल में ये सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस आर होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग है। और जेड क्या है, हाइट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, हाइट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। क्लियर है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता दिया है सिलेंड्रिकल वेवगाइड का। अब देखो कि सिलेंड्रिकल शेप है तो अपन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जानते हैं। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या आएगी, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू गामा स्क्वायर साई, यही थी। तो जो अपन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिखेंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है, ये जो डेल स्क्वायर है, ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर है, इसको आपको किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डेल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। लेकिन अपन फील्ड जो इसका सॉल्यूशन है वो कल करेंगे, क्योंकि आज अपन करेंगे तो बीच में रह जाएगा, और बीच में रह जाएगा तो कल वापस से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आपको बताना पड़ेगा, सारी इक्वेशंस बोर्ड पे दोबारा लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि बीच में से इक्वेशन याद नहीं रख सकते अपन, है ना। बीच बीच की अगर किसी स्टेप को याद रखे कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट रखेगा तो वही पागल हो जाएगा, है ना। तो आज मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, तो बीच के स्टेप तक छोड़ने से अच्छा ये है कि कल मैं शुरू से ही इसको स्टार्ट कर लूंगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, और कुछ डाउट है तो पूछ लो। बाकी डेल स्क्वायर की वैल्यू लिखवा देता हूँ मैं, लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार।
तो डेल स्क्वायर साई की वैल्यू लिख देता हूं मैं सिलेंड्रिकल के अंदर। तो जो डेल स्क्वायर साई है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/r डेल आर आर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 1 या फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई इक्वल्स टू कितना है आपका गामा स्क्वायर साई। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इससे आगे अपन कल सोल्व करेंगे, ठीक है, इससे आगे अपन कल सोल्व करेंगे। बाकी देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है लैप्लासियन का, वो जनरल फॉर्मूला होता है 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 h2 h3 h1 डेल जो भी आपका फंक्शन आप जो लिख रहे हो, जैसे मैं साई लिख देता हूँ डेल साई अपॉन डेल u1 प्लस डेल अपॉन डेल u2 h3 h1 h2 डेल साई अपॉन डेल u2 प्लस डेल अपॉन डेल u3 h1 h2 h3 डेल साई अपॉन डेल u3। ये जनरल फॉर्मूला होता है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो h1 h2 h3 हैं ये सब क्या है, स्केल फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिलेंड्रिकल के लिए तो h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू r हो जाएगी और ये 1 होगी, ठीक है। और u1 u2 u3 की जगह क्या आ जाएगा, r फाई और z आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ये सब वैल्यू पुट करके यहाँ रखोगे तो ये जो है इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। किसके लिए, सिलेंड्रिकल के लिए है। तो जब भी याद करना होता है तो यही याद किया जाता है, ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब बार बार हम यूज करते जाते हैं तो फिर ये भी याद हो जाता है। लेकिन जनरली अगर आपको याद रखना तो ये याद रखो कि इससे क्या है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, स्फेरिकल का भी निकाल सकते हो, सिलेंड्रिकल का भी निकाल सकते हो और कार्टेशियन का भी निकाल सकते हो। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ओके। तो इससे आगे अपन कल सोल्व करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं 3 बजे, ठीक है। अभी कुछ पूछना, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी जितनी भी क्लासेज है वो आज रात तक मैं ऐड कर दूंगा, जितनी भी अब तक पिछली हो चुकी हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है भाई, तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। स्टे सेफ, टेक केयर।